हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बुक रिव्यू करेंगे। किताब का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये किताब लिखी थी दो ऑथर्स ने मिलके, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। इन्होंने ये किताब लिखी थी 1848 में। ये पूरी की पूरी किताब इकोनॉमिक सिस्टम्स के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, कौन सा वर्स्ट है, कौन सा सही नहीं है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये बुक ओपनली क्रिटिसाइज करती है कैपिटलिज्म को और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको, और सपोर्ट करती है कि एक आइडियल जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है। इनफैक्ट इस बुक की पब्लिश के बाद जितनी भी सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट चलती हैं या जितनी भी रिजीम्स आती हैं, उनके लिए इस बुक ने फाउंडेशनल टेक्स्ट या बेस का काम किया था। तो आइए देखते हैं इस बुक की डिटेल को। सबसे पहले कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। वो कहते हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री जो हमारी सोसाइटीज शेप हुई है वो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से शेप हुई हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में था? रूलिंग क्लास के बीच में और ओप्रेस्ड क्लास के बीच में। और आते आते जब हम इंडस्ट्रियल एरा तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम में दो क्लासेस इमर्ज होती हैं। एक है बोर्जियाज और दूसरी है प्रोलिटेरिएट। बोर्जियाज कौन से थे? एज पर कार्ल मार्क्स वो कहते हैं ये कैपिटलिस्ट क्लास है जिनके पास वेल्थ है, जो फैक्ट्रीज को ऑन करते हैं, जिनके पास सारे बिजनेसेस हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है। और दूसरी है प्रोलिटेरिएट। और प्रोलिटेरिएट वो कहते हैं ये वर्किंग क्लास है जो मिनिमम वेजेस पे बोर्जियाज के अंडर काम कर रही हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो एक्सप्लॉयटेटिव है प्रोलिटेरिएट्स के लिए। किस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव है? वो कहते हैं कि काम सारा का सारा प्रोलिटेरिएट करते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स प्रोलिटेरिएट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, बोर्जियाजी हैं, जो बोर्जियाजी अमीर से अमीर तरीन बनते जा रहे हैं और जो प्रोलिटेरिएट हैं उनको इतनी मिनिमम वेजेस दी जाती हैं कि वो हार्डली अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। इसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं। रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत बढ़ता जाता है। प्रोलिटेरिएट की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा होती जाती है इन नंबर्स, और बोर्जियाज फ्यू बोर्जियाज हैं, कुछ बोर्जियाज हैं जो कि अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं और वो प्रोलिटेरिएट को फ्लरिश होने का मौका नहीं देते हैं। एक लेबर है, उसको सिर्फ उतना पे किया जाता है जिससे वो हार्डली अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, इससे ज़्यादा उसको नहीं पे किया जाता और वो काम करते करते बोर्जियाज के अंदर ही मर जाता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल इसका एक सॉल्यूशन पेश करते हैं कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इसको ख़त्म किया जाए। कैसे ख़त्म किया जाए? वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन लाएं। अब रेवोल्यूशन कौन लाएगा? वो कहते हैं कि ये जो वर्किंग क्लास है, ये जो प्रोलिटेरिएट हैं, ये सारे के सारे क्योंकि बहुत नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, ये अगर यूनाइट हो जाएंगे अगेंस्ट प्रोलिटेरिएट तो ये क्या करेंगे? ये रेवोल्यूशन लाएंगे और रेवोल्यूशन लाके ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस कर दें कम्युनिस्ट सिस्टम के साथ। अब जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, सब कुछ स्टेट ऑन्ड होगा। वहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगी, वहाँ पे फ्री पब्लिक एजुकेशन होगी, स्टेट कंट्रोल, सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ स्टेट देखेगा। तो जब सारी चीज़ें स्टेट देखेगा, एक इंसान को उतना ही मिलेगा जितना उसको ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, तो ये एक आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम होगा। इसमें किसी की कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, कोई बोर्जियाजी क्लास नहीं होगी, कोई प्रोलिटेरिएट नहीं होगा, और ये एक आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम है एज पर कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल। लेकिन ये रेवोल्यूशन आया या नहीं आया, इस पे अब बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने तो प्रिडिक्शन की थी कि रेवोल्यूशन आएगा और रेवोल्यूशन को आना चाहिए क्योंकि बड़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है प्रोलिटेरिएट्स पे, लेकिन वो रेवोल्यूशन नहीं आया। उसके क्या रीजंस हैं, इस पे बात करते हैं। अब जब रेवोल्यूशन नहीं आता तो बहुत सारे फिलोसोफर्स ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को नल एंड वॉइड करार दे दिया। ऐसी सिचुएशन में दो फिलोसोफर्स आते हैं और कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि क्यों रेवोल्यूशन नहीं आया। वो थे लेनिन एंड माओ। लेनिन रशियन थे और माओ चाइनीज थे। माओ ने तो इवन बाद में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, जो कि आज भी चाइना में मौजूद है। तो ये दोनों फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है
वो बोर्जियाजी की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उनकी फैक्ट्रीज में, उनकी लैंड पे काम कर रहे थे। उनकी वेजेस वहाँ से आ रही थी, उनकी रोजी रोटी का जरिया था वो। तो वो इसलिए रिलक्टेंट थे उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए। सेकेंड रीज़न लेनिन और माओ ये देते हैं कि एक रेवोल्यूशन लाने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की ज़रूरत होती है। जो लोग रेवोल्यूशन लाते हैं उनके बीच में यूनिटी की ज़रूरत होती है। और कार्ल मार्क्स की ये जो प्रोलेटेरिएट क्लास थी वो ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थी, उसमें उस तरह से यूनिटी भी नहीं थी और वो उस तरह से एफिशिएंट भी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनमें ऐसे थे वो जो अपनी मिनिमम वेज प्रोलिटेरिएट्स को जो मिल रही थी बोर्जियाजी की तरफ से वो उसमें खुश थे। दे वर अनविलिंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशन। इसके अलावा एंटोनियो ग्राम्शी ये कहते हैं कि ये जो वर्किंग क्लास है इसको ये भी नहीं पता था कि ये किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ग्राम्शी कहते हैं कि एक जरिया तो ये भी था कि कल्चरल हेजिमनी थी। तो एंटोनियो ग्राम्शी का ये कहना था कि ये जो वर्किंग क्लास है या लोअर क्लास है इसको आइडिया ही नहीं है कि किस किस तरह से इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ग्राम्शी कहते हैं कि एक तो कल्चरल हेजिमनी है, कौन क्रिएट करता है, ऑनर्स क्रिएट करते हैं और इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। ये जो ऑनर्स होते हैं ये एलीट है, इनका पॉलिटिकल सिस्टम पे बड़ा होल्ड है, ये लॉज बनाने में हेल्प करते हैं, ये लॉज इवन खुद फ्रेम करवाते हैं और इनकी बड़ी से है पॉलिटिक्स में, इनकी पॉपुलैरिटी है, इनकी प्रेस्टीज है, ये लॉज बना के भी एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास है इसके माइंड को हाईजैक किया जाता है। एक तो पुअर होते हैं, उनको तो अवेयरनेस ही नहीं होती किसी चीज़ की, लेकिन अगर कोई बंदा तालीम हासिल करके पढ़ लिख भी जाए तो उसके माइंड को डिफरेंट टूल्स के थ्रू हाईजैक किया जाता है, जैसे मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, आर्टिकल्स वगैरह के थ्रू। तो इस वजह से एक तो अनअवेयरनेस की वजह से एंटोनियो ग्राम्शी कहते हैं कि रेवोल्यूशन नहीं आती है। फिर आते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर एक स्टेप आगे चले गए, उन्होंने तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को बोल दिया कि वो साइंटिफिक ही नहीं है। याद रहे कि कोई भी थ्योरी कब साइंटिफिक बनती है, वो तब साइंटिफिक बनती है कि जितनी भी प्रिडिक्शंस उसमें की गई होती हैं, जो हाइपोथेसिस होता है वो पूरा का पूरा सही प्रूफ हो। लेकिन कार्ल मार्क्स की थ्योरी में जब रेवोल्यूशन नहीं आता है तो कार्ल पॉपर कहते हैं कि ये साइंटिफिक ही नहीं है। तो फिर कुछ प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं कि एडहॉक हाइपोथेसिस है। मतलब एडहॉक हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर 3 से 4 चीज़ें हैं किसी थ्योरी में, अगर 3 पूरी हो रही हैं, चौथी नहीं पूरी हो रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो थ्योरी ही गलत है। तो एडहॉक हाइपोथेसिस तो अप्लाई होता है। फिर आते हैं पीरे बोर्डू। पीरे बोर्डू ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ये जो पूरी सोसाइटी को या इकोनॉमिक सिस्टम को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, बोर्जियाजी और प्रोलिटेरिएट में, तो ये नैरो डिवीजन है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो मल्टीपल प्रोफेशंस हमें नज़र आते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन की बेसिस पे हैं, कोई पर्सनालिटी की बेसिस पे हैं, कोई आपकी स्किल्स की बेसिस पे लोग वो कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन की बेसिस पे आजकल देखें तो डिफरेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख लेते हैं, एक्टर्स को देख लेते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। उसके अलावा डिफरेंट प्रोफेशंस हमारे पास आ गए हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स आ जाते हैं और भी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, आर्मी ऑफिसर्स आ जाती हैं। तो ये पेटी बोर्जियाजी हैं जिसको इग्नोर किया है कार्ल मार्क्स ने। तो वो ये कहते हैं कि ये जो पेटी बॉर्जियाजी हैं ये अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन से बड़े खुश होते हैं और इनके अकॉर्डिंग अगर एक बंदा गरीब पैदा होता है, प्रोलिटेरिएट पैदा होता है, तो इसका ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो प्रोलिटेरिएट ही मरेगा। वो कोई स्किल सीखता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, पढ़ लिख के उसकी सोशल मोबिलिटी इंक्रीज होती है, वो उसी क्लास में फिर नहीं मरता। जैसे आज के हम जितने भी मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, उनकी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इलॉन मस्क की बात करते हैं या फिर बिल गेट्स की बात करते हैं, मार्क ज़करबर्ग की बात करते हैं, धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं, तो ये लोग प्रोलिटेरिएट से बोर्जियाजी में गए हैं। जस्ट उन्होंने काम किया, मेहनत की और ऐसा नहीं था कि बोर्जियाजी उनको फ्लरिश ही नहीं होने दे रहे थे। तो प्रेजेंट टाइम में इसलिए भी हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन नहीं आई है क्योंकि पटी बोर्जियाजी इमर्ज हो गई हैं और पटी बोर्जियाजी जो होते हैं वो मिडिल क्लास है।
और इस वजह से भी रेवोल्यूशन नहीं आती है, क्योंकि ये लोग अपने इकोनॉमिक स्टेटस से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म था, तो वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ लेके जाता है अगर इम्प्लीमेंट हुआ है जब कम्युनिज्म प्रेजेंट टाइम में। और कुछ जगहों पे तो कम्युनिज्म ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सका, जिस तरह का कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ने एक आइडियल कम्युनिज्म दिया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। लेकिन जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसमें बहुत सारे रूल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। वो कैपिटलिज्म उस तरह का कैपिटलिज्म नहीं रहा जो कार्ल मार्क्स के दौर में होता था। उसमें लेबर राइट्स आ गया है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स आ गए हैं और वो मॉडर्न टाइम के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। और आज जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में एक प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बेशक हमारा रेवोल्यूशन नहीं आता है, लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन को एक्सप्लेन करती है जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर वर्किंग क्लास के साथ होती है। ये फॉर अ सेकेंड एक रीडर के माइंड को चैलेंज करती है कि वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को दोबारा से देखे। ये जो पावर डायनेमिक्स है, सोशल जस्टिस है, इसको दोबारा से रीथिंक करे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।